अब देखो, जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हमने डॉपलर इफेक्ट की थ्योरी डिस्कस करी थी और थ्योरी पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, है कि नहीं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पहले डॉपलर इफेक्ट की जो थ्योरी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी, पहले उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे डॉपलर इफेक्ट की थ्योरी क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखो वहां पे, लिखो वहां पे, अ सोर्स ऑफ साउंड, a source of sound of frequency 1.8 kilohertz, a source of sound of frequency 1.8 kilohertz moving uniformly along a straight line at a distance 250 meter from observer. A source of sound of frequency 1.8 kilohertz moves uniformly along a straight line at a distance 250 meter from observer. The velocity of source is 0.8 v. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज 0.8 v और v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, v रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड। अच्छा, फिर आगे क्या गिवन है वहां पे, a source of sound of frequency 1.8 kilohertz moves uniformly along a straight line at a distance 250 meter from observer. The velocity of the source is 0.8 v, where v is the velocity of sound. Calculate. First part क्या है, frequency of sound received by observer at the moment when the source gets closest to him. Second part में क्या बोल रहा है, the distance between the source and the observer at the moment when the observer hears the frequency 1.8 kilohertz. तो देखो, जो डायग्राम है, डायग्राम कुछ इस तरह से है कि नहीं है, वहां पे जो भी सोर्स है वो सोर्स इस तरह से स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहां पे हमारा एक सोर्स है और ये सोर्स स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी vs। अच्छा, जो भी सोर्स है, सोर्स यहां पे साउंड एमिट कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 1.8 किलोहर्ट्ज। अच्छा, फिर न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, हमारे पास एक ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर कितने डिस्टेंस पे है, तो जो भी ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में, तो यहां कहीं ऑब्जर्वर है, जो भी ऑब्जर्वर है ये ऑब्जर्वर है एट अ डिस्टेंस d, और ये जो d डिस्टेंस दिया है, ये d डिस्टेंस दिया है वहां पे 250 मीटर। अब हो क्या रहा है, जो भी सोर्स है, सोर्स अभी डिटेक्टर की ओर क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, डिटेक्टर रेस्ट में है, तो Vd वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा वहां पे। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है किसी टाइम पे सोर्स क्लोजेस्ट आ गया है। अच्छा, सोर्स क्लोजेस्ट कब आएगा, किसी टाइम पे सोर्स अगर यहां कहीं पहुंच गया, किसी टाइम पे सोर्स अगर यहां कहीं पहुंचेगा तो उस टाइम पे सोर्स इस डिटेक्टर के वहां पे क्या होगा, क्लोजेस्ट होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जिस टाइम पे सोर्स ऑब्जर्वर के क्लोज आया है, उस इंस्टेंट पे इस ऑब्जर्वर ने कोई साउंड डिटेक्ट किया है और हमें उसकी फ्रीक्वेंसी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है वहां पे। और हमें यह चीज मालूम है कि इस पोजीशन पे अगर सोर्स यहां पे आता है और इस पोजीशन पे वो कुछ साउंड एमिट करता है, तो साउंड इस तरह से वहां पे क्या होगा, ट्रेवल करेगा वहां पे। इस डायरेक्शन में है तुम्हारा Vs, ये हो गई तुम्हारी लाइन ऑफ साइट। तो Vs लाइन ऑफ साइट के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, तो यहां पे कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन डॉपलर इफेक्ट किस साउंड के लिए नहीं होगा, डॉपलर इफेक्ट उस साउंड के लिए नहीं होगा जो कि सोर्स ने यहां पे एमिट किया है। इस पोजीशन पे अगर कोई सोर्स साउंड एमिट करेगा तो वो साउंड ये डिटेक्टर रिसीव करेगा, लेकिन उसको फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के बराबर सुनाई देगी। लेकिन जो साउंड उसने यहां पे एमिट किया है, बताओ वो साउंड उसी टाइम पे इस ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगा क्या, नहीं। इस ऑब्जर्वर के पास साउंड को पहुंचने में क्या होगा, टाइम लगेगा। और जब तक साउंड यहां से यहां पहुंचेगा तब तक तो ये सोर्स क्या होगा, आगे निकल जाएगा वहां पे, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी है
वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होगी। किस केस में? देखो मैंने क्या बोला है, इस पोजीशन पे अगर सोर्स ने कोई साउंड एमिट किया तो वो साउंड इस ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगा, उसको फ्रीक्वेंसी सेम सुनाई देगी, लेकिन जब तक ये साउंड यहां पे आएगा तब तक तो ये सोर्स क्या होगा, आगे जा चुका होगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है हमें वो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है जिस टाइम पे सोर्स क्या है, क्लोजेस्ट आया है। तो जिस टाइम पे सोर्स क्लोजेस्ट आया है उस टाइम पे इसने कोई साउंड रिसीव किया है, लेकिन वो साउंड यहां पे एमिट नहीं हुआ होगा, वो साउंड यहां कहीं एमिट हुआ होगा, वहां पे है कि नहीं। तो जो इस डिटेक्टर ने जो साउंड अभी डिटेक्ट किया है, बेसिकली वो साउंड सोर्स ने क्या होगा, कुछ पहले एमिट किया होगा। अब ये साउंड यहां पे एमिट हुआ है, तो इस पोजीशन पे अगर डॉपलर इफेक्ट कंसीडर करोगे तो हम जाएंगे अलोंग द लाइन ऑफ साइट। ये एंगल कितना, थीटा, और जो भी सोर्स है वो कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, वो अप्रोच कर रहा है वीएस कॉस थीटा से वहां पे। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, एफ डैश इक्वल्स टू एफ इंटू वी माइनस वीडी, वीडी तो जीरो, और ध्यान ना सोर्स पास आ रहा है तो फॉर्मूला वहां पे होगा वी माइनस वी एस कॉस थीटा। नीचे अगर नेगेटिव होगा तभी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, है कि नहीं। तो जो साउंड उसने यहां पे एमिट किया, वो साउंड जब ये ऑब्जर्वर रिसीव करेगा तब तक सोर्स यहां कहीं पहुंच गया होगा। तो डॉपलर इफेक्ट हमें इस पोजीशन पे क्या करना है, कंसीडर करना है। तो इस पोजीशन पे अगर डॉपलर इफेक्ट कंसीडर करोगे तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब क्या चीज नहीं मालूम है, तो देखो यहां से यहां तक साउंड को पहुंचने में टाइम टी लगेगा, और हमें मालूम है जितने टाइम में साउंड यहां से यहां पहुंचेगा उतने ही टाइम में सोर्स यहां से यहां पहुंच जाएगा। देखो है कि नहीं, वहां पे जितने टाइम में साउंड यहां से यहां पहुंचेगा उतने टाइम में सोर्स यहां से यहां पहुंच रहा होगा। अब साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस हो जाएगा v इंटू टी। सोर्स ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो सोर्स ने डिस्टेंस ट्रेवल किया vs इंटू टी। देखो है कि नहीं, वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टी टाइम के अंदर सोर्स ने डिस्टेंस ट्रेवल किया vs इंटू टी टाइम के अंदर साउंड ने डिस्टेंस ट्रेवल किया v इंटू टी। अब चेक करो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा vs इंटू टी अपॉन v इंटू टी। तो जो भी कॉस थीटा होगा vs की वैल्यू पुट करोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा 0.8 का मतलब हो गया 37 डिग्री। देखो है कि नहीं वहां पे। तो इस पोजीशन पे जब ये साउंड एमिट करेगा तो ये साउंड यहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, उतने टाइम में सोर्स यहां कहीं पहुंच चुका होगा। अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं तो एफ डैश जो रहेगा वो हो जाएगा एफ तो हो गया 1.8 इंटू वी अपॉन वी माइनस वीएस की जगह 0.8 वी इंटू कॉस थीटा। अब क्या होगा, वहां पे v वाली टर्म तो कैंसिल आउट होगी, तो रिजल्ट हो जाएगा 1.8 1 माइनस, देखो v वाली टर्म कैंसिल आउट होगी 0.8 इंटू 0.8, तो ये हो जाएगा 64.64। देखो है कि नहीं है वहां पे। अगले स्टेप में रिजल्ट हो जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाय 0.36। देखो है कि नहीं वहां पे। तो अगले स्टेप में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है 5 किलोहर्ट्ज। तो जिस टाइम पे सोर्स क्लोजेस्ट आएगा उस टाइम पे ये ऑब्जर्वर कोई साउंड रिसीव करेगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 5 किलो हर्ट्ज रही होगी वहां पे। अच्छा, अब अगले स्टेप में क्या बोल रहा है, अगला जो पार्ट है क्वेश्चन का उसमें बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर एट द मोमेंट व्हेन द ऑब्जर्वर हियर्स द फ्रीक्वेंसी 1.8 किलोहर्ट्ज। तो डॉपलर इफेक्ट कब नहीं होगा, डॉपलर इफेक्ट तब नहीं होगा जब ये साउंड यहां पे एमिट हुआ होगा, लेकिन साउंड को यहां से लेके यहां तक पहुंचने में टाइम टी डैश लगेगा, और टी डैश टाइम कितना होगा, टी डैश टाइम हो जाएगा डी बाई वी। v अगर साउंड की वेलोसिटी है तो चेक करो टी डैश टाइम जो रहेगा वो हो जाएगा d बाई वी। अच्छा, अब इतने टाइम के अंदर सोर्स यहां कहीं पहुंच गया होगा और सोर्स ने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा vs इंटू टी डैश। vs की वैल्यू थी 0.8 v इंटू टी डैश,
और टी डैश जो रहेगा वो हो जाएगा वहां पे डी बाय वी, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो रिजल्ट हो जाएगा 0.8d, है कि नहीं। अब बताना है कि जो भी ऑब्जर्वर है इससे सोर्स कितने डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस हो जाएगा √d² प्लस 0.8d का होल स्क्वायर। d की वैल्यू वहां पे दी हुई है कितनी, 250। d की वैल्यू पुट करोगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ये डिस्टेंस l। देखो है कि नहीं वहां पे। और लास्ट क्लास में मैंने थ्योरी डिस्कस करी थी कि जिस टाइम पे साउंड एमिट होता है उसी टाइम पे ऑब्जर्वर साउंड डिटेक्ट नहीं करता है। साउंड को डिटेक्ट करने में या साउंड को पहुंचने में हमेशा क्या लगता है, टाइम लगता है वहां पे। फिर लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, अ सोर्स इज मूविंग अलोंग अ सर्कल x² प्लस y² इक्वल्स टू r²। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ सोर्स इज मूविंग along a circle x² plus y² equals to r² with constant speed। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सोर्स इज मूविंग along a circle x² plus y² equals to r²। तो जो भी सोर्स है ये सोर्स सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड, और जो भी कांस्टेंट स्पीड है वो दी है वहां पे 330 पाई अपॉन 6√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गई सोर्स की वेलोसिटी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। व्हाइल अ ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी एट पॉइंट 2r, 0 with respect to center of circle, frequency emitted by the source is f, find the coordinate of source when observer records the maximum and minimum frequency। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सोर्स व्हेन द ऑब्जर्वर रिकॉर्ड्स द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है हमारे पास एक सोर्स है और सोर्स मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, सर्कल का सेंटर हो गया तुम्हारा ओरिजिन पे, तो ये हो गई तुम्हारी y एक्सिस और ये हो गई तुम्हारी वहां पे x एक्सिस। अच्छा, अब यहां कहीं एक सोर्स है और जो भी सोर्स है, सोर्स कैसा मूव कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है क्लॉकवाइज। तो यहां कहीं एक सोर्स है और जो भी सोर्स है सोर्स मूव कर रहा है क्लॉकवाइज। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास एक डिटेक्टर है और डिटेक्टर की पोजीशन दी हुई है 2r, 0। अच्छा, जो भी डिटेक्टर है, डिटेक्टर तो मेरा रेस्ट में है, तो Vd वहां पे क्या हो गया, Vd हो गया वहां पे 0। तो डिटेक्टर रेस्ट में है, Vd की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब क्या हो रहा है, जो भी सोर्स है वो इस तरह से अब सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। अच्छा, अब बताओ, जब ये सोर्स इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तब इक्वेशन क्या लिखोगे वहां पे। देखो, जब ये सोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो उस केस में ये सोर्स इस ऑब्जर्वर की ओर क्या कर रहा होगा, अप्रोच कर रहा होगा। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो उस टाइम पे जो भी सोर्स है वो इस ऑब्जर्वर की ओर क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। अब हमें मालूम है फॉर्मूला वहां पे क्या था, फॉर्मूला था f' इक्वल्स टू f इंटू v अपॉन v माइनस vs कॉस थीटा। देखो, यही फॉर्मूला था, नहीं था, जब सोर्स अप्रोच करता है। अब मैंने क्या बोला था, मैंने अगर बोला था कि कॉस थीटा अगर 1 है, कॉस थीटा अगर 1 है तो ये टर्म मैक्सिमम, ये टर्म मैक्सिमम, तो ये टर्म मिनिमम, ये टर्म मिनिमम, तो ये टर्म मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो होगी f इंटू वी अपॉन v माइनस vs। थीटा वहां पे 0 डिग्री होना चाहिए। थीटा किसके बीच का एंगल था, थीटा एंगल था vs और लाइन ऑफ साइट के बीच का।
अब होगा क्या, जब यहां पे सोर्स मूव कर रहा होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सोर्स यहां कहीं रहा होगा और सोर्स की जो वेलोसिटी होगी वो लाइन ऑफ साइट के अलोंग रही होगी। देखो है कि नहीं वहां पर, जब ये सोर्स सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, जब ये सोर्स सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब सोर्स की वेलोसिटी लाइन ऑफ साइट के अलोंग होगी और उस टाइम पे ये फॉर्मूला मेरा क्या होगा, एप्लीकेबल हो जाएगा वहां पे। अच्छा मान लो ये एंगल थीटा है, अब ये एंगल थीटा है, थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो ध्यान है ना 90 डिग्री पे है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इक्वेशन अगर चेक करोगे तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसका मतलब है थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। लेकिन ध्यान है ये कौन सी पोजीशन है, ये तो वो पोजीशन है जब साउंड हमारा क्या हुआ है, एमिट हुआ है। अब साउंड को यहां तक पहुंचने में तो क्या होगा, टाइम लगेगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जिस टाइम पे इसने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड की है उस टाइम पे सोर्स का कोऑर्डिनेट क्या है, तो उस टाइम में तो सोर्स आगे बढ़ जाएगा वहां पे। अब कैसे कैलकुलेट करोगे वहां पे, तो कैलकुलेट करो पहले टाइम कितना लगा, तो यहां पे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करो, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, तो 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो ये हो गया r√3। साउंड को ट्रेवल करने में r√3, साउंड जब ट्रेवल करेगा तो उसको r√3 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अब साउंड किससे ट्रेवल कर रहा है, v से, तो v हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा साउंड की स्पीड कितनी दी है, साउंड की स्पीड दी है 330 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे अगर हम कैलकुलेट करने जाएं तो t की वैल्यू हो जाएगी r√3 डिवाइडेड बाय 330। वहां पे देखो इतना टाइम लगे नहीं लगेगा सेकंड में, वहां पे देखो इतना है कि नहीं है वहां पर। अब सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है वहां पे कि इतने टाइम में सोर्स ने कितना एंगल ट्रेवल किया। तो मान लो इतने टाइम में सोर्स ने जो एंगल ट्रेवल किया वो एंगल ट्रेवल किया बीटा। अब सोर्स मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ओमेगा था थीटा बाय टी। अच्छा पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो वी एस इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो ओमेगा की जगह हम पुट कर सकते हैं वी एस बाय आर बी वहां पे। अब रिजल्ट पुट करो, वी एस की जगह आ जाएगा 330 पाई अपॉन 6√3r बीटा। देखो चेक करो कैलकुलेट सही कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो वहां पे। ओमेगा हो गया तुम्हारा वहां पे कितना, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया r√3। साउंड की स्पीड कितनी दे दी, साउंड की स्पीड दे दी वहां पे 330। अच्छा ओमेगा ठीक है, बीटा कैलकुलेट करना है ना, ठीक है। टाइम कितना आ गया, टाइम आ जाएगा वहां पे r√3 इंटू 330 कैंसिल आउट होगा, r भी कैंसिल आउट होगा, √3 भी कैंसिल आउट होगा, बीटा की वैल्यू आ गई π/6। π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री। इसका मतलब है कि जब तक साउंड यहां से यहां पहुंचेगा ये फर्दर 30 डिग्री और एंगल टर्न कर लेगा। ये पूरा 60 था, 30 अगर टर्न कर लिया तो अभी एंगल कितना रह गया, अभी एंगल रह गया 30। अच्छा एंगल अगर 30 डिग्री है तो अब बताओ इसका x और y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो जो x कोऑर्डिनेट होगा, ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा r cos 30, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा r sin 30। तो रिजल्ट होगा r√3/2 और ये हो जाएगा वहां पे कितना r/2। तो जब साउंड इस ऑब्जर्वर के पास पहुंचेगा तो उतने टाइम में सोर्स 30 डिग्री एंगल टर्न कर चुका होगा,
फर्दर एंगल 30 डिग्री रह गया है एक्स एक्सिस से, तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा r cos 30 और r sin 30। देखो यही है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब जिस तरह से मैक्सिमम होगा बताओ उसी तरह से मिनिमम भी होगा कि नहीं होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब सोर्स यहां कहीं पहुंचा होगा, इसकी वीएस वेलोसिटी जो रहेगी वो लाइन ऑफ साइट के अलोंग आ रही होगी। अच्छा, सोर्स अगर दूर जा रहा है तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी इसका फॉर्मूला होगा एफ इंटू वी अपॉन वी प्लस वी एस। देखो है कि नहीं वहां पे, ये टर्म मैक्सिमम होगी तो ये पूरी टर्म मिनिमम हो जाएगी, तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। ज्योमेट्री से फिर से देखो, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, तो एंगल अगेन आ गया 60 डिग्री। लेकिन जब तक साउंड यहां से यहां पहुंचेगा वो फर्दर 30 डिग्री एंगल और टर्न कर लेगा वहां पे, और फर्दर अगर 30 डिग्री एंगल टर्न कर लिया, इसका मतलब है कि जब ये ऑब्जर्वर मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा तो उस टाइम पे इसका जो कोऑर्डिनेट रहेगा x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट वहां पे क्या रहेगा -r रहेगा वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। तो इस तरह की थ्योरी हमने लास्ट लेक्चर में क्या कर ली थी, डिस्कस कर ली थी वहां पे। फिर देखो वहां पे अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे। अच्छा, एक क्वेश्चन और लिखो, फिर आगे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखो वहां पे, अ ट्रेन अप्रोचिंग अ हिल एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अ ट्रेन अप्रोचिंग अ हिल एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर साउंड्स अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 580 हर्ट्ज। तो जो भी ट्रेन है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्रेन है, ट्रेन की वेलोसिटी दी है 40 किलोमीटर पर आवर। जो भी ट्रेन है, ट्रेन मेरी सोर्स है और ये साउंड एमिट कर रही है, और जो भी साउंड इसने एमिट किया है उसकी फ्रीक्वेंसी है 580 हर्ट्ज। तो डायग्राम कुछ इस तरह से होगा कि नहीं होगा। यहां पे हो गई ट्रेन, और यहां कहीं जो भी ट्रेन है, ये ट्रेन अप्रोच कर रही है टुवर्ड्स हिल। फिर क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि ट्रेन ने साउंड कब एमिट किया है। ट्रेन ने साउंड एमिट किया है जब वो कितने डिस्टेंस पे थी, एट अ डिस्टेंस 1 किलोमीटर फ्रॉम द हिल। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ विंड विथ अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इज ब्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन। तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है उसी डायरेक्शन में विंड भी चल रही है, और जो विंड है, विंड की वेलोसिटी दी हुई है वहां पे 40 किलोमीटर पर आवर। इस डायरेक्शन में वीएस है वहां पे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब विंड विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इज ब्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन। फाइंड। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द विसल एज हर्ड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द हिल। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर हिल पे है, हिल की हाइट को नेग्लेक्ट करना है। तो हमारे पास एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर हिल पे बैठा हुआ है। अब बताना है कि ये जो ऑब्जर्वर है इसके पास कोई साउंड वेव पहुंच रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो इसके पास जो साउंड वेव पहुंच रही है, मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी है एफ डैश। अब फॉर्मूला क्या यूज करोगे, अब फॉर्मूला यूज करोगे एफ डैश इक्वल्स टू एफ इंटू वी। वी डी 0, सोर्स अप्रोच कर रहा है तो फॉर्मूला जनरली था वहां पे v माइनस वी एस। लेकिन मैंने कब लिखवाया था, ये फॉर्मूला लिखवाया था जब मीडियम रेस्ट में था।
अगर मीडियम रेस्ट में था तो ये साउंड की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थी, लेकिन अगर मीडियम चल रहा है तो वहां पे लिखवाया था विंड के अलोंग है, तो रिजल्ट हो जाएगा v प्लस वी डब्ल्यू अपॉन v प्लस वी डब्ल्यू माइनस वी एस। देखो है कि नहीं, वहां पे सोर्स अप्रोच कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, f 580 v प्लस वी 80। अच्छा, साउंड की स्पीड कितनी है, एक मिनट रुको जरा, साउंड की स्पीड लेनी है वहां पे 1200 किलोमीटर पर आवर, 1200 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पे हो जाएगा 580, ये हो जाएगा 12400 और यहां पे आ जाएगा 1200। देखो इतना होगा कि नहीं होगा, वहां पे वी डब्ल्यू वी एस सेम है, ये सोर्स है एक्चुअली, तो वो टर्म कैंसल आउट हो गई। रिजल्ट क्या हो गया यहां से, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो रिजल्ट कितना आ गया 26। अब इसको सॉल्व कर लेना, रिजल्ट आ जाएगा 580 इंटू 31/3। तो चेक करना, वैल्यू बता देता हूं, आंसर कैलकुलेट करके देखना, वहां पे जो आंसर आता है, तो फर्स्ट पार्ट में लिखो, इसका जो आंसर आता है वो आता है 399 हर्ट्ज, नहीं फर्स्ट पार्ट में 599 हर्ट्ज। तो उसको चेक करना कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन है वो आ रहा है 599 हर्ट्ज वहां पे। अच्छा, सेकेंड पार्ट में देखो यार, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट में बोल रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द हिल एट विच द एको फ्रॉम द हिल इज हर्ड बाय द ड्राइवर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक ड्राइवर है और ये ड्राइवर कहां पे बैठा हुआ है, ये ड्राइवर बैठा हुआ है ट्रेन पे। अब एक तो ये पूछ रहा है कि ये ट्रेन जो है ये कितने डिस्टेंस पे है जब इसने एको क्या किया है, हर्ड किया है वहां पे। तो होगा क्या, एको का मतलब क्या हो गया, एको का मतलब हो गया साउंड जो रहेगा वो हिल से टकराएगा, उसके बाद ये साउंड जो रहेगा वो रिबाउंड करेगा या रिफ्लेक्ट करेगा, और जब ये साउंड रिफ्लेक्ट करके यहां कहीं पहुंच रहा होगा तो उतने ही टाइम में ट्रेन मान लो यहां कहीं पहुंच गई। अब इस ऑब्जर्वर के पास ये साउंड पहुंचेगा, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, तो जब साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इसके पास आएगा तभी ये वहां पे क्या करेगा, एको हर्ड करेगा वहां पे। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द हिल एट विच द एको फ्रॉम द हिल इज हर्ड बाय द ड्राइवर। तो बताना है कितना डिस्टेंस है जब ये एको रिकॉर्ड करेगा। तो देखो क्या चीज सेम है, जितने टाइम में साउंड यहां से यहां पहुंचता है उतने टाइम में ट्रॉली यहां से यहां पहुंचती है। तो मान लो ट्रॉली ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, x, तो इक्वेशन क्या लिखोगे ट्रॉली के लिए, x बाय वी एस, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो कितना टाइम लगा ट्रॉली को यहां से यहां तक आने में, तो वो लगेगा x बाय वी एस। अच्छा, साउंड को कितना टाइम लगा, तो साउंड को यहां से लेके यहां तक जाने में लगेगा 1/v प्लस वी डब्ल्यू। ध्यान ना, साउंड की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड v प्लस वी डब्ल्यू होगी। इसके बाद जब ये साउंड वापस आएगा तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 माइनस एक्स। कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगा, अब साउंड ऐसे आ रहा है और विंड ऐसे चल रही है, तो इक्वेशन में लिखना पड़ेगा वहां पे v माइनस वी डब्ल्यू। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो वहां पे, Vs मालूम है, V मालूम है, VW मालूम है, सबकी वैल्यू पुट करोगे तो यहां से क्या निकल के आएगा, X निकल के आएगा। अब क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिख लो 0.935 किलोमीटर, द डिस्टेंस फ्रॉम द हिल एट विच द इको फ्रॉम द हिल इज हर्ड बाय द ड्राइवर। तो ये जो डिस्टेंस रह जाता है वो रह जाता है 0.935
किलोमीटर। ये आ रहा है वहां पे, ठीक है, 0.935। अब अगले स्टेप में हमें कैलकुलेट क्या करना है, अगले स्टेप में हमें कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? जो कि इस डिटेक्टर ने क्या करी है, डिटेक्ट करी है वहां पे। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले साउंड क्या होगा, इस हिल के पास पहुंचेगा। तो सबसे पहले तुम क्या करो, सबसे पहले तुम इस हिल को ट्रीट करो एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो सबसे पहले इस हिल को ट्रीट करो एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब इस स्टेशनरी ऑब्जर्वर के पास जो साउंड पहुंच रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी एफ इंटू वी प्लस वी डब्ल्यू अपॉन हो जाएगा वी प्लस वी डब्ल्यू माइनस वी एस। बताओ ये वो साउंड है कि नहीं है जो हिल वहां पे क्या कर रही होगी, रिसीव कर रही होगी। हिल ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के लिए सोर्स क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो साइन नेगेटिव आएगा। अब उसके बाद ध्यान रखना ये साउंड रिफ्लेक्ट होगा, और जब ये साउंड रिफ्लेक्ट होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी एफ डैश ही रहेगी। अब ये साउंड यहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ध्यान रखना जब ये साउंड रिफ्लेक्ट करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, देखो पहली वेव टकराई, उसके बाद दूसरी वेव टकराएगी, तो जब दूसरी वेव टकराएगी उस टाइम पे पहली वेव रिफ्लेक्ट होकर आगे जा चुकी होगी। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जितने टाइम में सेकेंड वेव टकराएगी उतने ही टाइम बाद सेकेंड वेव यहां से क्या होगी, एमिट हो जाएगी वहां पे। तो फर्स्ट वेव के और सेकेंड वेव के टकराने के बीच का जो टाइम इंटरवल है, और सिमिलरली फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के एमिट होने के बीच का जो टाइम इंटरवल सेम रहता है, तो उसमें कोई फर्क नहीं आता है। तो फ्रीक्वेंसी वहां पे एफ डैश ही रहेगी वहां पे। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे पहला वेव फ्रंट टकराया और ये तुम्हारा सेकेंड वेव फ्रंट है, इस ऑब्जर्वर से पहला वेव फ्रंट टकरा गया। अब क्या होगा, पहला वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगा और सेकेंड वेव फ्रंट आ रहा होगा। कुछ टाइम बाद सेकेंड वेव, फर्स्ट वेव फ्रंट यहां पे आ गया, सेकेंड वेव फ्रंट इससे टकरा रहा है, और जैसे ही टकराएगा उसी टाइम पे रिबाउंड कर जाएगा वहां पे। तो टाइम इंटरवल जो है वो सेम है कि नहीं है? जो टकराने का टाइम इंटरवल होगा वही एमिट होने का भी टाइम इंटरवल होगा वहां पे, क्योंकि एमिट होने में कोई टाइम नहीं लग रहा है वहां पे। तो ध्यान रखना है वहां पे जो साउंड अब यहां पे रिफ्लेक्ट होगा वो एफ डैश होगा। अब ये मेरा ऑब्जर्वर है और इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो हिल रहेगी वो स्टेशनरी सोर्स हो जाएगी। अब इसके पास जो साउंड पहुंचेगा उसकी फ्रीक्वेंसी एफ डबल डैश, एफ डबल डैश को लिखोगे वहां पे एफ डैश। अच्छा, सोर्स पास आ रहा है, नहीं ऑब्जर्वर पास आ रहा है, ऑब्जर्वर पास आ रहा है तो क्या लिखोगे वहां पे, अच्छा साउंड ऐसे जा रहा है तो साउंड की वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस वी डब्ल्यू प्लस वी एस। वी एस का मतलब हो गया vt। देखो है कि नहीं है, फॉर्मूला था v प्लस क्या था, vd। फॉर्मूला था v माइनस vd अपॉन था v माइनस vs। लेकिन अब यहां पे क्या हो रहा है, डिटेक्टर पास आ रहा है तो साइन लेंगे पॉजिटिव, डिटेक्टर का मतलब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, तो ये हो गया vt अपॉन, ये तो कैसा है, सोर्स रेस्ट में है तो ये बन जाएगा v माइनस वी डब्ल्यू। सबकी वैल्यू अब तुम पुट करना, और जब सबकी वैल्यू पुट करोगे तो जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 620 हर्ट्ज। तो जो आंसर निकल के आता है, आंसर निकल के आता है वहां पे कितना, 620 हर्ट्ज। देखो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है वहां पे? देखो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ इतना वहां पे? फिर देखो अब आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉपलर इफेक्ट की थ्योरी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने सिंपल क्वेश्चन नहीं कंसिडर किए। अगर तुम मॉड्यूल में देखोगे और लास्ट ईयर के, लास्ट 15 या 20 साल के आईआईटी के क्वेश्चन देखोगे तो डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन कम से कम 10 या 12 बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन वो क्वेश्चन सिंपल थे वहां पे। तो जो सिंपल क्वेश्चन है तुम्हें उनकी प्रैक्टिस करके देखनी है वहां पे। फिर देखो नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पे,
अच्छा, नेक्स्ट यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि यहां पे शो कर रहे हैं ग्राउंड और यहां पे है वॉल और यहां कहीं है एक सोर्स। और जो भी सोर्स है वो वीएस वेलोसिटी से मूव कर रहा है टुवर्ड्स द वॉल। जो भी सोर्स है, सोर्स यहां पे साउंड एमिट कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, तो एफ हो गई वहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। अब हमारे पास क्या है, दो ऑब्जर्वर है। एक ऑब्जर्वर यहां कहीं है, इसको बोलो ऑब्जर्वर ए, और दूसरा ऑब्जर्वर यहां कहीं है और इसको हम बोल रहे हैं बी। तो हमारे पास अब यहां पे दो ऑब्जर्वर है, एक है ऑब्जर्वर ए, दूसरा है ऑब्जर्वर बी, लेकिन दोनों ही ऑब्जर्वर अब मेरे यहां पे रेस्ट में है वहां पे। तो यहां पे अब क्या है, यहां पे अब दो ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर ए की बात करें या फिर ऑब्जर्वर बी की बात करें, दोनों ऑब्जर्वर मेरे वहां पे कैसे हैं, रेस्ट में है वहां पे, है कि नहीं। अब क्या होगा, अगर हम ऑब्जर्वर ए की बात करें तो ऑब्जर्वर ए के पास दो साउंड वेव पहुंच रही है। एक साउंड वेव पहुंच रही है डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। जो साउंड वेव पहुंच रही है डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो एफ डैश। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं ए की, तो एफ डैश की वैल्यू क्या लिखोगे, एफ डैश की वैल्यू लिखोगे एफ इंटू वी। डिटेक्टर तो रेस्ट में है, सोर्स पास आ रहा है, तो रिजल्ट हो जाएगा V माइनस वीएस। तो एक जो साउंड वेव है, ये एक साउंड वेव रिसीव कर रहा होगा डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, दूसरी साउंड वेव ये रिसीव करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल। और हमने क्या बोला है, हमने ये बोला था कि अगर किसी ऑब्जर्वर के पास दो साउंड वेव पहुंच रही है और उनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस है, तो वहां पे जो फिनोमिना होता है उसको हम बोलते हैं बीट्स। तो डॉपलर इफेक्ट में भी हमेशा हम कई बार किसकी बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं वहां पे बीट्स की। तो अब बताओ इसको बीट सुनाई देगी या नहीं सुनाई देगी। तो अब क्या करो, सबसे पहले वो साउंड कैलकुलेट करो जो वॉल के पास पहुंचा। बताओ जो साउंड वॉल के पास पहुंचेगा उसकी फ्रीक्वेंसी एफ डैश होगी कि नहीं होगी वहां पर, क्योंकि ये जो वॉल है, अभी इस वॉल को हम ट्रीट कर रहे हैं स्टेशनरी ऑब्जर्वर। स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए सोर्स अप्रोच कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी एफ डैश ही होगी वहां पर। फिर अब ये साउंड रिफ्लेक्ट होगा, जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो एफ डैश ही रहेगा वहां पर। अब बताओ अगले स्टेप में ये एक स्टेशनरी सोर्स हो जाएगा। अब इस ऑब्जर्वर को साउंड कहां से आता हुआ दिखाई दे रहा है, साउंड इसको वॉल से आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वॉल यहां पे एक सोर्स बन गया। अब बताओ सोर्स और ऑब्जर्वर इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। ये मैंने लिखवाया था, फ्रीक्वेंसी तभी चेंज होती है जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। तो यहां पे कोई रिलेटिव मोशन तो है नहीं, और अगर यहां पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, इसका मतलब है कि जो फ्रीक्वेंसी सोर्स की होगी वही फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर के पास पहुंच रही होगी। तो इस ऑब्जर्वर के पास दो साउंड वेव पहुंच रही है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इसका मतलब है कि इस ऑब्जर्वर को कोई बीट सुनाई नहीं देगी, बीट फ्रीक्वेंसी वहां पे जीरो होगी। अच्छा, अब हम बात करें इस ऑब्जर्वर की, तो इस ऑब्जर्वर के पास एक साउंड वेव आ रही होगी डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी लो एफ डबल डैश। अच्छा, अब एफ डबल डैश कैसे लिखोगे, तो एफ डबल डैश को अगर लिखना है अब बताओ अगर मुझे एफ डबल डैश को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे। तो एफ डबल डैश वो साउंड वेव है
जो ऑब्जर्वर ने रिसीव करी है डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। अब एफ डबल डैश की वैल्यू क्या होगी, तो एफ डबल डैश की वैल्यू होगी एफ इंटू, अब बताओ डिटेक्टर तो रेस्ट में है, तो एफ इंटू वी, सोर्स दूर जा रहा है तो ये हो जाएगा वी प्लस वी एस। देखो ये था ही नहीं था वहां पे, सोर्स अगर दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, फ्रीक्वेंसी अगर घटेगी तो नीचे वाली टर्म वहां पे क्या होगी, पॉजिटिव होगी वहां पे। अच्छा, अब ये तो वो साउंड वेव है, ये वो साउंड वेव है जो कि इस ऑब्जर्वर ने रिसीव करी है डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। अच्छा, दूसरी साउंड वेव इसके पास आ रही होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल। तो वॉल के पास पहले साउंड पहुंचेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी एफ इंटू वी। सोर्स अप्रोच कर रहा है तो वी माइनस वी एस, फिर उसके बाद यही साउंड वहां पे रिफ्लेक्ट होगा। और बताओ इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन है क्या, नहीं, तो इसके पास जो दूसरी साउंड वेव पहुंचेगी उसकी फ्रीक्वेंसी एफ डैश होगी। अब बताओ जो ऑब्जर्वर बी है उसने दो साउंड वेव रिसीव करी हैं, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस है, तो अब यहां पे बीट्स बनेगी और जो भी बीट फ्रीक्वेंसी होगी, यानी इसको बीट सुनाई देगी, और बीट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बीट की फ्रीक्वेंसी होगी एफ इंटू वी अपॉन वी माइनस वी एस अपॉन एफ इंटू वी अपॉन वी प्लस वी एस। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे हमें नंबर ऑफ बीट्स मिल जाएगी। और ध्यान ना, कभी भी हम नंबर ऑफ बीट्स को जब काउंट करते हैं तो वहां मैंने क्या लिखवाया था, जब भी हम नंबर ऑफ बीट्स को काउंट करेंगे तो 1 मैक्सिमा और 1 मिनिमा एक बीट्स बनेगी। कभी भी बीट्स हम फ्रैक्शन में नहीं बोलेंगे कि 4.2 बीट सुनाई दी, 4.3 बीट सुनाई दी, या तो बीट्स 4 सुनाई देगी या बीट 5 सुनाई देगी। बीट का मतलब है एक मैक्सिमा और एक मिनिमा को मिला के हमने एक बीट काउंट किया है वहां पे। तो इस ऑब्जर्वर को कोई बीट सुनाई नहीं देगी, लेकिन इस ऑब्जर्वर को यहां पे क्या होगी, बीट्स सुनाई देगी। तो अब तुम देखोगे डॉपलर इफेक्ट में कुछ क्वेश्चन देखोगे जहां पे बीट्स की बात भी करेगा, तो हम क्वेश्चन इसी तरह से वहां पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इस तरह का एक क्वेश्चन जो है वो आईआईटी में आ चुका है। देखना वहां पे क्वेश्चन में क्या होता है, एक बैंड होता है, म्यूजिक प्ले कर रहा है और बैंड आगे की ओर जा रहा है, बैंड के पीछे एक मोटरसाइकिलिस्ट है, मोटरसाइकिलिस्ट बैंड को क्या कर रहा है, चेस कर रहा है। अब जो मोटरसाइकिलिस्ट है इसके पास दो साउंड वेव पहुंचेगी, एक साउंड वेव पहुंचेगी डायरेक्टली फ्रॉम द बैंड और दूसरी पहुंचेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल। तो क्वेश्चन जो था वो सब्जेक्टिव में था और वहां क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। तो देखना मॉड्यूल में देखोगे, सिंगेज की बुक में देखोगे या अनसॉल्व क्वेश्चन में देखोगे तो ये क्वेश्चन दिखेगा तुम्हें, और इस क्वेश्चन को अब तुम्हें सॉल्व करके वहां पे देखना है। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग डालो वहां पे, एक्सेलरेटेड मोशन इन डॉपलर इफेक्ट। अभी तक हमने जब डॉपलर इफेक्ट पढ़ रहे थे तो हमने क्या माना था, अभी तक हमने डॉपलर इफेक्ट में हमने माना था कि जो भी सोर्स है और जो भी डिटेक्टर है उनकी वेलोसिटी वहां पे क्या थी, कांस्टेंट थी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं डॉपलर इफेक्ट में किसकी, एक्सेलरेटेड मोशन की। तो नेक्स्ट लिखो वहां पे एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब हम बात कर रहे हैं वहां पे एक्सेलरेटेड मोशन की। अच्छा, क्या चीज ध्यान रखना है, फॉर्मूले जितने भी हमने डिराइव करे हैं फॉर्मूले वही रहेंगे। जैसे फॉर्मूला वहां पे क्या था, एफ इंटू वी माइनस वी डी अपॉन था वी माइनस वी एस। देखो यही फॉर्मूला था, नहीं था, वी माइनस वी डी अपॉन वी माइनस वी एस। लेकिन अब क्या चीज ध्यान रखनी है, डिटेक्टर की वेलोसिटी कब लेनी है, डिटेक्टर की वेलोसिटी लेनी है एट द मोमेंट साउंड इज रिसीव्ड, या ऐसा लिखो व्हेन ही रिसीव्स द साउंड। तो मैंने क्या बोला है, फॉर्मूला वही रहेगा,
केवल फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा, डिटेक्टर की वेलोसिटी हम कब पकड़ेंगे, डिटेक्टर की वेलोसिटी पकड़ेंगे जब उसने साउंड रिसीव किया है। तो जिस टाइम पे उसने साउंड रिसीव किया है उस टाइम पे हम डिटेक्टर की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन सोर्स की वेलोसिटी कब कैलकुलेट करेंगे, व्हेन द साउंड इज एमिटेड। तो सोर्स की वेलोसिटी कब लेनी है, सोर्स की वेलोसिटी लेनी है जब साउंड एमिट हुआ है, और डिटेक्टर की वेलोसिटी कब लेनी है, जब उसने साउंड वहां पे क्या किया है, डिटेक्ट किया है। बाकी सब फॉर्मूले जो रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, दूर आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी वहां पे क्या होगी, घटेगी। तो लिखो वहां पे क्वेश्चन लिखो पहले। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है अ साउंड सोर्स, क्वेश्चन में बोल रहा है अ साउंड सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1300 हर्ट्ज, अ साउंड सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1300 हर्ट्ज इज ड्रॉप्ड। तो जो भी सोर्स है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1300 हर्ट्ज, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट 550 मीटर। तो सोर्स को हम ड्रॉप कर रहे हैं कितनी हाइट से, 550 मीटर हाइट से, अबव द ग्राउंड। तो डायग्राम ड्रॉ कर दो पहले यहां पे, ये हो गया ग्राउंड, यहां कहीं हो गया सोर्स, और सोर्स को हमने ड्रॉप किया है कितनी हाइट से, h हाइट से। तो यहां पे शो करो t की वैल्यू 0। अच्छा, जो भी सोर्स है, सोर्स को हम ड्रॉप कर रहे हैं कितनी हाइट से, सोर्स को हम ड्रॉप कर रहे हैं 550 मीटर की हाइट से। एट द सेम टाइम अ डिटेक्टर इज थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड अलोंग द सेम लाइन। तो आगे क्या बोल रहा है, एट द सेम टाइम अ डिटेक्टर इज थ्रोन अपवर्ड विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। तो उसी टाइम पे हमने एक डिटेक्टर को ऊपर की ओर थ्रो किया, उसी टाइम पे हमने एक डिटेक्टर को ऊपर की ओर थ्रो किया है। कितनी वेलोसिटी से, तो इसको वेलोसिटी दी है 50 मीटर पर सेकेंड। यहां पे t की वैल्यू क्या दी है, यहां पे t की वैल्यू 0। अब ध्यान रखना, दोनों ही की बात करें, सोर्स की बात करें, डिटेक्टर की बात करें, तो दोनों ही मूव कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो दोनों का मोशन वहां पे एक्सेलरेटेड है। अब करना क्या है, डिटेक्टर की वेलोसिटी कब लेंगे, जब उसने साउंड रिसीव किया। सोर्स की वेलोसिटी कब लेनी है, जब उसने साउंड क्या किया है, एमिट किया है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे एट द सेम टाइम अ डिटेक्टर इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड अलोंग द सेम लाइन इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 300 मीटर पर सेकेंड। If the velocity of sound is 300 meter per second, find the frequency detected by the detector after t equals to 5 second. तो हमें बताना है कि t equals to 5 second पे इस डिटेक्टर ने जो साउंड रिसीव किया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले ये चीज देखो, दोनों पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वहां पे सोर्स नीचे जा रहा है, डिटेक्टर ऊपर जा रहा है, दोनों एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रहे हैं। तो फॉर्मूला होगा एफ डैश इक्वल्स टू एफ। और मैंने क्या लिखवाया था, जब दोनों पास आते हैं तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो लिखते थे v प्लस वी डी अपॉन वी माइनस वी एस। देखो है कि नहीं, वहां पर ऊपर वाला साइन पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तभी फ्रीक्वेंसी वहां पे हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिल रही होगी वहां पे। तो जो भी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है एफ इंटू, जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी एफ इंटू वी प्लस वी डी अपॉन हो जाएगा वहां पे कितना, v माइनस वी एस। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब हमें डिटेक्टर और सोर्स की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो पहले ये चेक करो आफ्टर 5 सेकेंड डिटेक्टर कहां है। तो आफ्टर 5 सेकेंड अगर देखोगे तो डिटेक्टर यहां कहीं रहा होगा, और डिटेक्टर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया S1। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, तो S1 की वैल्यू हो जाएगी U इंटू टी माइनस हाफ G इंटू टी स्क्वायर।
तो S1 की वैल्यू 250 माइनस 125, तो इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है 125 मीटर। देखो है कि नहीं वहां पर? तो जो भी ये डिटेक्टर है, डिटेक्टर ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया? इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 125 मीटर। अच्छा, डिटेक्टर ने साउंड कब रिसीव किया है? डिटेक्टर ने साउंड रिसीव किया है वो साउंड t = 5 सेकेंड पे। अच्छा, अब ये बताओ t = 5 सेकेंड पे, t = 5 सेकेंड पे अगर डिटेक्टर ने कोई साउंड रिसीव किया है तो इसका मतलब है कि वो साउंड सोर्स ने कहीं पहले एमिट किया होगा। तो मान लो वो साउंड एमिट हुआ है t' टाइम पे, तो t' वो टाइम ले रहे हैं जब सोर्स ने वो साउंड क्या किया है? एमिट किया है। तो t' वो टाइम है जब इसने साउंड एमिट किया, और t वो टाइम है जब उसने साउंड क्या कर लिया? रिसीव कर लिया वहां पे। अच्छा, अब ये बताओ सोर्स ने कितने टाइम बाद साउंड एमिट किया? t', तो t' टाइम में मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट s2 हो गया। तो S2 को क्या लिखोगे? S2 को लिखोगे वहां पे हाफ g t'²। बताओ इसका फ्री फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो हो जाएगा वहां पे कितना? हाफ g t²। तो ये हो जाएगा हाफ g t'² वहां पे। देखो इतना होगा कि नहीं होगा वहां पे? अच्छा, अब ये बताओ वहां पे ये डिस्टेंस कितना है? तो ये जो डिस्टेंस है d, इस डिस्टेंस को क्या लिखोगे? इस डिस्टेंस को लिखोगे h माइनस S1 माइनस S2। तो ये हो जाएगा 550 माइनस 125 माइनस हाफ g t'²। अच्छा, ये डिस्टेंस अब कौन ट्रेवल कर रहा है? ये डिस्टेंस अब साउंड ट्रेवल कर रहा है। कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? v। कितने टाइम लगेगा? तो t' टाइम पे कोई साउंड एमिट हुआ है और 5 पे डिटेक्ट कर लिया गया है, तो टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा 5 माइनस t'। वेलोसिटी इनटू टाइम क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों को इक्वेट कर दो वहां पे। v की वैल्यू पुट करनी थी कितनी? सबकी वैल्यू पुट करोगे तो यहां से हमें t' टाइम मिलेगा। समझ में? साउंड यहां पे एमिट हुआ है और साउंड यहां पे पहुंच गया है, तो साउंड ने डिस्टेंस ट्रेवल किया d, लेकिन कितने टाइम में ट्रेवल किया? t' पे एमिट हुआ, 5 पे डिटेक्ट कर लिया गया, तो टाइम मिला उसको केवल 5 माइनस t'। इसको सॉल्व करोगे t' मिल जाएगा। अब t' मिल गया तो मैंने क्या बोला? सोर्स की वेलोसिटी क्या होगी? v = u माइनस gt'। तो vs जो रहेगा वो हो जाएगा gt'। नेगेटिव साइन के लिए बता रहा है नीचे की ओर, तो हमें नेगेटिव साइन का मतलब नहीं है। तो जब हम सोर्स की वेलोसिटी लेंगे तो वो हो जाएगा g × t'। डिटेक्टर जो रहेगा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 50 माइनस g, टाइम लेंगे 5, तो डिटेक्टर की वेलोसिटी इस टाइम पे 0। vs और vd की वैल्यू पुट कर दोगे तो यहां से हमें एक्सेलरेटेड मोशन के केस में क्या मिल जाएगी? फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी वहां पे। अच्छा, अब जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है हमारी 1500 हर्ट्ज। तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी f' कैलकुलेट करके देखना, वो वैल्यू आएगी 1500 हर्ट्ज। देखो है कि नहीं वहां पे? तो इस तरह से हम एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सब कुछ सेम रहता है, केवल हमें क्या ध्यान रखना है? सोर्स की वेलोसिटी लेंगे जब साउंड एमिट हुआ, और डिटेक्टर की वेलोसिटी लेंगे जब उसने साउंड क्या किया? डिटेक्ट किया। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है एक्सेलरेटेड मोशन के केस में। अब कई बार क्वेश्चन में क्या बोलता है? कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि हमारे पास एक सोर्स है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन भी आईआईटी में आ चुका है कि हमारे पास एक सोर्स है, ये सोर्स साउंड एमिट कर रहा है और f वहां पे है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, लेकिन ये जो सोर्स है, ये सोर्स इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है।
तो ये हो जाएगी इसकी मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम। तो हमारे पास एक साउंड का सोर्स है और ये जो साउंड का सोर्स है, ये साउंड का सोर्स यहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। अब यहां कहीं हमारे पास एक डिटेक्टर है, अब ये जो डिटेक्टर है, ये डिटेक्टर मेरा वहां पे रेस्ट में। अच्छा, डिटेक्टर रेस्ट में है तो कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि इस डिटेक्टर को जो साउंड सुनाई देगा उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो देखो, जब इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम की ओर आएगा तो उस केस में सोर्स अप्रोच कर रहा होगा, जब यहां से यहां आएगा तो उस केस में सोर्स अप्रोच कर रहा होगा, और सोर्स अगर अप्रोच कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था F इंटू वी अपॉन वी माइनस वी एस। देखो है कि नहीं वहां पे। अच्छा, अब ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी अगर ये टर्म मेरी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि ये टर्म अगर मैक्सिमम होगी तो ये पूरी टर्म मिनिमम होगी, ये मिनिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी रहती है इसका फॉर्मूला होता है F इंटू वी माइनस वी एस। हमें मालूम है कि कोई भी अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो एक टाइम ऐसा आता है जब पार्टिकल किसको क्रॉस करता है, मीन पोजीशन को क्रॉस करता है, और जब मीन पोजीशन को क्रॉस करता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और वो ए ओमेगा होती है। लेकिन ध्यान है, ये ओमेगा जो रहेगी, ये ओमेगा फ्रीक्वेंसी होगी एंगुलर किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो इस ओमेगा को यहां पे 2πf नहीं पुट करना, ये ओमेगा अलग होगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी a इंटू ओमेगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसको जो सुनाई देगी वो ये सुनाई देगी। और मैंने क्या बोला है, सोर्स की वेलोसिटी कब लेते हैं, जब साउंड एमिट हुआ, तो यहां पे साउंड एमिट हुआ उस टाइम पे सोर्स की वेलोसिटी मालूम थी। जब तक साउंड यहां पहुंचेगा तब तक सोर्स कहीं और चला जाएगा, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली मिनिमम की अगर बात करें तो मिनिमम होगा F इंटू वी अपॉन वी प्लस वी एस, लेकिन अगेन वी एस मैक्सिमम होना चाहिए। अच्छा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कब करेगी, जब ये सोर्स इस एक्सट्रीम से इस एक्सट्रीम की ओर जाएगा तो सोर्स दूर जा रहा होगा, और सोर्स अगर दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था F इंटू वी अपॉन वी प्लस वी एस। वी एस कब मैक्सिमम होगा, जब ये अगेन कहां से क्रॉस करेगा, मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा वहां पे। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी कब इसको सुनाई देगी, जब सोर्स मीन पोजीशन पे रहेगा, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी कब सुनाई देगी, जब वो साउंड क्या होगा, मीन पोजीशन पे एमिट हुआ होगा। तो मिनिमम की बात करोगे तो ये हो जाएगा F इंटू वी अपॉन वी प्लस ए ओमेगा। तो यही हमारा मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का क्या है, फॉर्मूला। तो देखोगे वहां पे आईआईटी के अगर तुम क्वेश्चन उठाओगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक बार सर्कुलर मोशन का आ चुका है, एक बार देखोगे वहां पे कुछ सर्कुलर मोशन भी हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, डिटेक्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो जो डॉपलर इफेक्ट है इसका क्वेश्चन कई बार आईआईटी में आ चुका है। इनफैक्ट अगर तुम बोलोगे तो हर साल आता है, हर साल एग्जाम में आता ही आता है, या तो सब्जेक्टिव के फॉर्म में आता है या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। एक बार तुम देखोगे 12 मार्क्स का पैसेज भी आया है कि नहीं। तो अब तुम्हें करना क्या है, डॉपलर इफेक्ट की जो भी थ्योरी है वो थ्योरी मैंने यहां पे कवर कर ली है। अब तुम्हें डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सॉल्व करके देखना है। अगला जो लेक्चर आएगा वो मेरा लास्ट लेक्चर होगा, और वहां पे हम बात कर रहे होंगे किसके, ऑर्गन पाइप की, है कि नहीं। तो अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें हम ऑर्गन पाइप की बात करेंगे, और जो थ्योरी है साउंड वेव की वो हमारी क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वहां पे वेव ऑप्टिक्स, या फिर स्टार्ट कर लेंगे अल्टरनेटिंग करंट, वो देखते हैं वहां पे। लेकिन अभी तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या करने हैं, सॉल्व करके देखने हैं वहां पे। तो नोट डाउन करो इसको।